क्वेश्चन आया हुआ है जिसमें कि रेशियो ऑफ रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ एक्स एंड वाई जो है वो 300 केल्विन पर पूछी हुई है। अगर टेम्परेचर दोनों के लिए सेम अपन रखें तो अपन कह सकते हैं कि जो वेलोसिटी का जो रेशियो होगा सी एक्स बाई सी वाई ये अंडर रूट मॉलिकुलर वेट के इन्वर्स रेशियो के बराबर होगा, यानी कि मॉलिकुलर वेट ऑफ वाई डिवाइडेड बाय मॉलिकुलर वेट ऑफ एक्स अंडर रूट। ठीक है, तो हमारा जो टारगेट होगा है ना मॉलिकुलर वेट का रेशियो फाइंड आउट करना। तो मॉलिकुलर वेट का रेशियो फाइंड आउट करने के लिए अपन चलते हैं PV इज इक्वल्स टू NRT से। ठीक है, और इसमें अगर देखें तो PV इज इक्वल्स टू हम लोग वेट इन ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास इनटू RT अपन रख सकते हैं। तो जो फर्स्ट कंडीशन इसमें दिया हुआ है, फर्स्ट कंडीशन कहा जा रहा है कि 2 एटमॉस्फेरिक प्रेशर एग्जर्ट कर रहा है गैस X जिसके कि 10 ग्राम दिए हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 2 एटमॉस्फेरिक प्रेशर मैंने लिख दिया इनटू वॉल्यूम ऑफ द वेसल, और वॉल्यूम ऑफ द वेसल इज इक्वल्स टू है ना अपन वेट इन ग्राम रख देते हैं 10 एंड देन मोलर मास ऑफ X इनटू RT। ठीक है, और सेकेंड इक्वेशन जब हम लोग बनाएंगे इसमें जिसमें कि कहा जा रहा है कि अनदर 80 ग्राम ऑफ Y इज एडेड देन द प्रेशर बिकम्स 6 ATM। तो सेकेंड केस में प्रेशर हमारे पास 6 ATM है, वॉल्यूम हमारा V ही है। ठीक है, और इस बार जो नंबर ऑफ मोल्स हमने X के लिखे थे वेट इन ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास उसको हम लोग दो पार्ट में स्प्लिट कर रहे हैं है ना, दैट इज मोल्स ऑफ गैस X प्लस मोल्स ऑफ गैस Y। ठीक है, तो ये एक्सप्रेशन आ गया इनटू RT। ठीक है, अब यहाँ से हमें सॉल्व करना है इन दोनों इक्वेशन को टू फाइंड आउट द रेशियो ऑफ My बाई MX। तो सिंपली इसको हम लोग डिवाइड कर दें इन दोनों इक्वेशन को, तो यहाँ से RT और RT कैंसिल आउट हो जाएगा, वॉल्यूम कैंसिल आउट हो जाएगा है ना, और यहाँ 3 रह जाएगा सिंपली। तो दिस इक्वेशन विल बिकम है ना 1/3 एंड 10/mx डिवाइडेड बाय 10/mx प्लस 80/my। ठीक है, यहाँ से हम लोगों ने ये एक्सप्रेशन निकाल लिया और इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो ये हो जाएगा इक्वेशन हमारे पास 10/mx प्लस 80/my, और इस 3 को उधर राइट हैंड साइड पर अपन मल्टीप्लाई कर दें 30/mx। ठीक है, तो सिंपली ये हो जाएगा 20/mx इज इक्वल्स टू 80/my। सो वी नीड टू फाइंड आउट my अपॉन mx। तो my अपॉन mx की जो वैल्यू होगी है ना दैट इज 80/20 एंड दिस इज इक्वल्स टू 4। तो इस 4 को हम लोग इस इक्वेशन में प्लेस कर देते हैं, तो दैट इज 4 डिवाइडेड बाय 1 बेसिकली है ना, एंड दिस विल कम आउट 2:1 ये रेशियो आ जाएगा। देन अकॉर्डिंग टू द ऑप्शंस वी हैव D आंसर करेक्ट। ऑन डिस्प्रपोर्शनेशन ऑफ HNO2 एज वी नो दैट कि HNO2 जो एसिड है ये अनस्टेबल होता है और ये एसिड जो है डिस्प्रपोर्शनेट कर जाता है। तो अगर हम लोग इसके डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन की बात करें तो आफ्टर डिस्प्रपोर्शनेशन ये HNO3 प्रोड्यूस करता है, NO प्रोड्यूस करता है और H2O बनता है। ये इसका रिएक्शन है। बट अगर हम लोग देखें इसमें कि HNO3 की अगर हम लोग बात करें तो HNO3 बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसिड है, so that will get ionized into H plus and NO3 minus, and this H plus will combine with water to give H3O plus. So the answer is very simple, हमें सोचना है H3O plus एक ऑप्शन हो गया अपना। ठीक है, NO3 minus another ion और NO, ये 3 चीज़ें इसमें बनेंगी। so A ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। ये एक अच्छा क्वेश्चन है बायोमोलिक्यूल के स्ट्रक्चर पर बेस्ड है ना, और इसमें कहा जा रहा है कि फिनाइल एलेनाइन मिथाइल ईस्टर है ना ये डाइपेप्टाइड के स्ट्रक्चर पर बेस्ड है और इसका स्ट्रक्चर हमें आइडेंटिफाई करना है। तो सबसे पहले इसके जो नॉमेनक्लेचर दिए हुए हैं उस पर हम लोग बात करते हैं। इसमें फिनाइल एलेनाइन मिथाइल है, इसका मतलब ये जो कंपाउंड हमारे पास दे रखा है फिनाइल एलेनाइन, इसका मिथाइल ईस्टर हमें बनाना है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पर इसके मिथाइल ईस्टर को लिख रहा हूँ। ये इसका मिथाइल ईस्टर हम लोगों ने बना लिया है ना NH2, और इस पे हम लोगों ने ये जोड़ दिया फिनाइल ग्रुप इस तरह से। ठीक है, अब हमें इसके साथ जो है पेप्टाइड लिंक के थ्रू है ना हमें इस कंपाउंड को एस्पार्टिक एसिड को जो है कनेक्ट करना है ना थ्रू पेप्टाइड लिंक। तो ये ध्यान रखना है कि इसमें 2 कार्बोक्सिलिक एसिड हमारे पास दिख रहे हैं
जिस कार्बोक्सिलिक एसिड के अल्फा पोजीशन पर NH2 ग्रुप दिख रहा है उस कार्बोक्सिलिक एसिड को हमें इसके पेप्टाइड लिंक के साथ कनेक्ट करना है। तो जैसा कि हम लोग यहाँ से पेप्टाइड लिंक बनाएंगे, ऑब्वियसली ये हाइड्रोजन यहाँ से एक हट जाएगा, ठीक है, और जो स्ट्रक्चर इसका बनेगा उसमें NH2 आ जाएगा यहाँ पर, और ये फिर से वेज पर है ना, ये यहाँ पर है ना COOH ग्रुप इसके साथ अटैच्ड हो जाएगा, ठीक। तो जैसा कि इस स्ट्रक्चर में हम लोग देख रहे हैं कि इस स्ट्रक्चर को हमें इस ऑप्शन में ढूंढना है कि कहाँ है ये स्ट्रक्चर। तो ये जो स्ट्रक्चर हम लोगों ने बनाया है इसको अगर हम लोगों ने इस बॉन्ड के थ्रू एक रोटेशन दे दिया 180 का तो कैसा दिखेगा वो हम लोग देख लेते हैं। तो मैं फिर से इसको ड्रॉ कर रहा हूँ O और यहाँ NH आ गया, ठीक है, एंड आफ्टर रोटेशन ये पूरा का पूरा ऑक्सीजन ऊपर चला जाएगा। दैट मीन्स कि यहाँ से अगर हम लोग देखें तो ये ऑक्सीजन ऊपर चला गया, OCH3 यहाँ चलाएगा, ठीक है, और जो फिनाइल वेज पर था अब वो फिनाइल ग्रुप जो होगा वो डैश पे चला आएगा, ठीक है, और इसी के जैसा यहाँ पर हम लोगों ने है ना NH2 लगा रखा है, ठीक है, और इसके बाद ये वेज जो है वैसा ही रखना है, हमें वेज को चेंज नहीं करना है, ठीक है, क्योंकि इसका रोटेशन रिक्वायर्ड नहीं है टू मैच विद द ऑप्शन। अगर हम लोग इसके साथ देखें तो ये जो बी ऑप्शन है दैट इज़ करेक्टली मैचिंग विद दिस, है ना, सो द आंसर विल बी बी। ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है जिसमें ये पूछा हुआ है कि सेट 1 शुड शो द GI एंड ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म और सेट 2 में आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म होना चाहिए। तो अपन एक एक करके स्क्रीन कर लेते हैं और पता लगा लेते हैं कि किसमें GI और अपने जो आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म की पॉसिबिलिटी है। जैसे कि हम लोग फर्स्ट सेट में देख लेते हैं, है ना, कि फर्स्ट सेट में पहला जो कंपाउंड है इसमें GI की कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, इसलिए कि चारों ही लिगेंड जो है वो सेम है। तो ये फर्स्ट ऑप्शन तो ऐसे ही खत्म हो गया, फर्स्ट ऑप्शन पे अपन और कोई डिस्कशन नहीं कर सकते। दूसरे सेट में अगर हम लोग चले जाएं तो अपन देख पा रहे हैं कि जो सेकंड कंपाउंड 2 दे रखे हैं, है ना, दैट कैन शो कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म, ना कि आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म ये शो कर सकता है। तो ये सेट भी हमारे आंसर में नहीं आ सकता। सेट 3 की अगर हम लोग बात करें तो जैसे कि हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर NH3 होल थ्राइस है, NO2 होल थ्राइस है, तो ये फेसियल और मेरिडोनियल टाइप ऑफ GI शो कर सकता है। अगेन अगर हम लोग बात करें COEN होल ट्वाइस Cl2 तो ये भी शो कर सकता है GI की, जैसे कि हम लोग ड्रॉ कर पा रहे हैं। जैसे मान लीजिए कोबाल्ट है, हमने इसकी ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री ड्रॉ कर ली और इसमें इथाइलिन डायमीन की अगर हम लोग बात करें तो इथाइलिन डायमीन मैंने एक साइड से इसमें कनेक्ट कर दिया, ठीक है, और इसमें 2 ग्रुप जो हमारे पास है इथाइलिन डायमीन के हैं और 2 जो है उसके क्लोरीन के हैं, ठीक है। तो एक केस हम लोग ऐसा ले सकते हैं कि इसमें क्लोरीन और क्लोरीन यहाँ कनेक्ट कर दें और इथाइलिन डायमीन हम लोग ऐसे कनेक्ट कर लें, ठीक है। तो इस बार जो हम लोग देख रहे हैं कि जो 2 क्लोरीन है उसमें जो एंगल आ रहा है वो कितने का आ रहा है, 180 का आ रहा है। दूसरा यूनिट हम लोग इसमें बना सकते हैं, इसमें 6 बॉन्ड्स हम लोगों ने क्रिएट कर लिए, ठीक है, और इस बार क्लोरीन को मैं इस पोजीशन और इस पोजीशन पर लग देता हूँ, तो ये हो गया 90 डिग्री का एंगल। और इथाइलिन डायमीन अगेन हम लोग है ना कनेक्ट कर सकते हैं, है ना, जिसमें कि 90 के एंगल पर होता है। ये 180 तो कभी हो ही नहीं सकता बाइडेंटेड अगर इसमें स्मॉलर रिंग का फॉर्मेशन हो रहा है तो इस तरह से अगर देखा जाए तो ये 2 GI हो गए इस कंपाउंड के, ठीक है। और सेकंड सेट में आप देख सकते हो क्लियरली कि ये SO4 आयन देगा आफ्टर आयनाइजेशन और Cl माइनस आयन देगा ये आफ्टर आयनाइजेशन। तो ये आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म का केस हो गया, जबकि हम लोग सेट यानी कि C जो ऑप्शन है हमारा वो सेटिस्फाई कर रहा है सिचुएशन को। और D ऑप्शन की अगर हम लोग बात करें तो D ऑप्शन में अपन देख सकते हैं कि ये आयनाइज तो हो रहा है, इसमें आयनाइजेशन इसमें अगर GI आइसोमेरिज्म की अगर हम लोग बात करें तो पॉसिबिलिटी ही नहीं दिख रही, क्योंकि एक ही ग्रुप है Cl, है ना, जो कि डिफरेंट है, बाकी 5 के 5 जो है वो NH3 ग्रुप ले रखे हैं। तो इसका मतलब D सेट भी इसमें पॉसिबल नहीं है, तो द आंसर विल बी C। तो ये क्वेश्चन हमारे पास एटॉमिक स्ट्रक्चर का है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है जिसमें कि हमारे पास जो है करेक्ट स्टेटमेंट पूछा गया कि हाउ मेनी स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। और इसमें देखा जाए फर्स्ट ऑप्शन में बोला जा रहा है कि अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल रूल्स आउट द एग्जिस्टेंस ऑफ डेफिनेट पाथ फॉर इलेक्ट्रॉन। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग किसी भी माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल का पोजीशन हम प्रिसाइजली डिटरमाइन नहीं कर सकते हैं, तो ये कोई पाथ जो है वो प्रिसाइज पाथ हो ही नहीं सकता। दैट मीन्स कि ये जो ऑप्शन है वो करेक्ट है हमारा, ठीक है। सेकेंड ऑप्शन में कहा जा रहा है कि जो एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन है 2s की, है ना, वो लोअर है अगर कोई हम ऑर्बिट या पोजीशन इनफाइनाइट पोजीशन पर एज्यूम करें। तो जैसे कि हम लोग जानते हैं कि एटॉमिक न्यूक्लियस से जैसे जैसे हम लोग दूर जाते हैं
एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो बढ़ती जाती है, क्योंकि इनफाइनाइट पोजीशन पर जो एनर्जी आएगी वो ज़ीरो आएगी, जबकि लोअर ऑर्बिट में जो एनर्जी आएगी वो नेगेटिव आएगी। तो जैसे जैसे लोअर ऑर्बिट की बात करेंगे हम लोग, नेगेटिव एनर्जी मतलब लोअर एनर्जी है। सो बी ऑप्शन इज ऑल्सो करेक्ट, दैट मीन्स कि दीज टू ऑप्शंस आर करेक्ट। इसके बाद बोला जा रहा है अकॉर्डिंग टू द बोर्स मॉडल मोस्ट नेगेटिव एनर्जी वैल्यू फॉर इलेक्ट्रॉन ऑफ n इज इक्वल्स टू 1, ठीक है, विच correspond टू मोस्ट स्टेबल ऑर्बिट। तो ऑब्वियसली है ना, हम लोग अभी इसी बारे में बात कर रहे हैं कि अगर हम बोर्स मॉडल की बात करें तो जो n इज इक्वल्स टू 1 की एनर्जी होती है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है, जबकि इनफाइनाइट ऑर्बिट की एनर्जी जो होती है वो क्या होती है, 0 होती है। तो जैसे जैसे n की वैल्यू बढ़ रही है, एनर्जी की वैल्यू जो है वो बढ़ रही है, और जितनी नेगेटिव एनर्जी है किसी इलेक्ट्रॉन की, इसका मतलब है कि वो उतना ही स्ट्रांगली बॉन्डेड है एटम के अंदर और उतना ही स्टेबल है। तो जब सबसे लोअर ऑर्बिट n इज इक्वल्स टू 1 है, उसकी एनर्जी लोएस्ट है, दैट मीन्स कि वो सबसे ज़्यादा स्टेबल स्टेट है, ठीक है। तो सी ऑप्शन इज ऑल्सो करेक्ट। एंड अकॉर्डिंग टू बोर ऑर्बिट, डी ऑप्शन की बात करें, अकॉर्डिंग टू बोर्स मॉडल मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेज विथ इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ n। तो हम लोग रिकॉल करें कि जो Vn होता था, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द nth ऑर्बिट का एक्सप्रेशन, दैट इज z अपॉन प्रोपोर्शनल टू z अपॉन n। तो अगर हम लोग इस फॉर्मूले को देखें तो इसके अकॉर्डिंग n की वैल्यू बढ़ने से वेलोसिटी की वैल्यू जो होगी वो डिक्रीज होगी, ना कि इंक्रीज होगी। दैट मीन्स कि जो स्टेटमेंट कहा जा रहा है अकॉर्डिंग टू बोर्स मॉडल द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेज विथ इंक्रीज इन n, दैट इज रॉन्ग स्टेटमेंट। तो इसके आंसर की अगर हम लोग बात करें तो सिर्फ ए, बी और सी ऑप्शंस इसमें करेक्ट है। तो ये क्वेश्चन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हमारे पास है, जो कि बहुत ही फेमस रिएक्शन क्यूमिन पेरोक्साइड मेथड फिनॉल का प्रिपरेशन पर बेस्ड है, और इसमें पूछा जा रहा है कि द करेक्ट स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग PQR आपको आइडेंटिफाई करना है इसमें। तो पहले रिएक्शंस के बारे में बात कर लेते हैं कि रिएक्शन ऑफ आइसोप्रोपाइल है ना बेंजीन का O2 के साथ रिएक्शन करा रहे हैं तो क्या बनने वाला है। ये वही क्यूमिन पेरोक्साइड मेथड है जिसमें फिनॉल का प्रिपरेशन हम लोग पढ़ते हैं। तो आइसोप्रोपाइल बेंजीन को जब आप ट्रीट देते हो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में और लाइट के प्रेजेंस में, ठीक है, तो यहाँ से ये इसका ऑक्सीडेशन हो जाता है, और आफ्टर ऑक्सीडेशन जब आप इसको हाइड्रोलिसिस करते हो एसिडिक मीडियम में, ठीक है, H3O+ के साथ, ठीक है, तो ये एक यूनिट जो है अपना फिनॉल बनता है और जो दूसरा यूनिट होता है वो एसीटोन बनता है, और ये दोनों इक्वल अबंडेंस में ऑब्टेंड होते हैं। तो इसी के बारे में कहा जा रहा है कि फिनॉल के साथ जो हमारा बाई प्रोडक्ट मिल रहा है दैट इज डिनोटेड बाय P। तो ये हमारा एसीटोन जो है वो P हो गया। देन कहा जा रहा है कि रिएक्शन ऑफ P विथ 3 इक्विवेलेंट ऑफ क्लोरीन गिव्स अ कंपाउंड Q। तो अगर हम लोग इसको है ना 3 इक्विवेलेंट ऑफ क्लोरीन के साथ है ना क्लोरीनेट कर दें तो दिस विल बिकम CCl3, और यहाँ से CO एंड CH3, ये ट्राई क्लोरिनेशन हो गया इसका, है ना। और इसके बाद कहा जा रहा है कि Q, ये कंपाउंड हमारा Q है, ठीक है, और इसको हम लोग कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ ट्रीटमेंट दे रहे हैं। सो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ ट्रीटमेंट देंगे तो बेसिकली ये बेस है, और बेसिक हाइड्रोलिसिस अगर हम लोग करेंगे तो हम लोगों ने हेलोफॉर्म रिएक्शन पढ़ रखा है, दैट इज फॉर्मेशन ऑफ क्लोरोफॉर्म विथ द कार्बोक्सिलिक एसिड सॉल्ट। तो जो सॉल्ट बन रहा है उसके बारे में भी यहाँ पॉइंट्स दे रखे हैं। तो ये बन जाएगा होल ट्वाइस और यहाँ कैल्शियम, तो कैल्शियम सॉल्ट बन गया। अब देखते हैं कि कौन सा नेम इसको दिया हुआ है। जैसे कि कहा जा रहा है कि ट्रीटमेंट ऑफ Q विथ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्रोड्यूसेस कंपाउंड R एंड कैल्शियम सॉल्ट S। तो ये जो कैल्शियम सॉल्ट है ये S है ना, और ये जो कंपाउंड है हमारे पास वो R है, ठीक है। तो ये रिएक्शन सीक्वेंस हमने पहले पूरा कर लिया, और अब देखते हैं हम लोग कि इसके स्टेटमेंट्स क्या क्या हैं। तो जैसे कहा जा रहा है रिएक्शन ऑफ P विथ R, तो हमें देखना है कौन कौन से, है ना। एक तो हमें देखना है P दैट इज एसीटोन, ठीक है, विथ R दैट इज क्लोरोफॉर्म। इन दोनों के रिएक्शंस को देखें तो ये बनता है या नहीं बनता, ये हम लोग देख लेते हैं। तो एसीटोन हमारे पास है ना, दैट इज P, दिस वन इज P, और इसको हम क्लोरोफॉर्म से अगर रिएक्शन करा दें तो ये क्लोरीटोन का फॉर्मेशन होता है। सो दिस ऑप्शन इज करेक्ट बेसिकली, ठीक है। इसके बाद हम लोग चलते हैं रिएक्शन ऑफ R विथ O2 इन प्रेजेंस ऑफ लाइट गिव्स फॉस्फीन गैस। ये इट इज़ ऑल्सो अ वेरी फेमस रिएक्शन, है ना, जो कि हम लोग बहुत ही बार पढ़ चुके हैं। जैसे कि हम लोग इसको, है ना, एयर और लाइट के प्रेजेंस में छोड़ दें तो ये क्लोरोफॉर्म जो है ये फॉस्फीन गैस का फॉर्मेशन करता है। सो दिस ऑप्शन इज ऑल्सो करेक्ट, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं Q के पास। Q जो है हमारा क्लोरो एसिड ट्राई क्लोरो एसीटोन है, ये है हमारा कंपाउंड, है ना Q। इसको कहा जा रहा है कि अगर हम लोग, है ना, NaOH के साथ ट्रीटमेंट दें
तो ये कंपाउंड इस तरह से बन जाएगा। बेसिकली ये कहना ये चाह रहा है कि अगर इस कंपाउंड को हम ट्रीटमेंट दें तो कैनिजारो काइंड ऑफ कुछ रिएक्शन हो जाएगा, है ना, या कुछ और हम लोग बात करें, बट यहाँ पर सिंपल NaOH के साथ रिएक्शन कराया जा रहा है। तो NaOH और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का जो यील्ड होगा दोनों ही केस में सेम होगा, मतलब हाइड्रोलिसिस ही होना है बेसिकली, बट डिफरेंट ये होगा कि इसमें जब आप सोडियम हाइड्रोक्साइड से ट्रीटमेंट दोगे तो क्लोरोफॉर्म बन जाएगा और इसका जो बचा हुआ पार्ट है ना, उसका सोडियम सॉल्ट बन जाएगा rather देन कैल्शियम सॉल्ट। तो दैट इज द ओनली डिफरेंस। तो दिस ऑप्शन बिकम रॉन्ग, ठीक है। और लास्ट ऑप्शन है इसमें डी, जिसमें कहा जा रहा है कि S ऑन हीटिंग गिव्स P। तो हमारा जो S कंपाउंड है दैट इज कैल्शियम सॉल्ट, और कैल्शियम सॉल्ट को आप हीट करते हो तो आपने पढ़ रखा है प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन में कि कैल्शियम सॉल्ट को अगर हम लोग ड्राई डिस्टिलेशन करते हैं तो इससे हमारा कीटोन मिलने वाला है। तो ये कंपाउंड मिल जाएगा, है ना, और क्या हो जाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट जो है सेपरेट आउट हो जाएगा। सो दिस वाज द क्वेश्चन। दैट मीन्स कि एस ऑप्शन की अगर हम लोग बात करें तो फिर से ये जो एसीटोन है जिसको कि हम लोगों ने पी से डिनोट किया है इस पूरे सीक्वेंस में, ठीक है, वो बन जाता है। तो डी ऑप्शन इज ऑल्सो करेक्ट। सो द फाइनल आंसर इज ए, बी एंड डी। ये नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास केमिकल बॉन्डिंग का है, जिसमें कि बहुत फंडामेंटल थ्योरी पूछी हुई है, ऑक्टेट रूल से रिलेटेड थ्योरी पूछी हुई है। और इसमें पूछा गया कि कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसमें कि एटलीस्ट 3 मॉलिक्यूल जो है वो ऑक्टेट रूल को फॉलो कर रहे हैं। तो हम लोग देखते हैं कि कौन कौन से ऑप्शंस इसमें वैलिड आते हैं। जैसे हम लोग जानते हैं CO2 मॉलिक्यूल विल फॉलो द ऑक्टेट रूल सिंपली, है ना। C2H4 इज ऑल्सो फॉलोइंग द ऑक्टेट रूल, बट दिस इज ऑड इलेक्ट्रॉन स्पेसीज NO, तो इसमें ऑक्टेट रूल जो है फॉलो नहीं होगा। बट HCl अगर हम लोग इंक्लूड कर दें तो वी हैव 3 ऑप्शंस जो कि ऑक्टेट रूल फॉलो कर रहे हैं। सो द ए ऑप्शन इज करेक्ट। अगेन बी में अगर हम लोग देखें तो NO2 इज ऑड इलेक्ट्रॉन स्पेसीज, विल नॉट फॉलो द ऑक्टेट रूल, एंड H2SO4 in this option is also hypervalent. So ये दोनों ऑक्टेट रूल फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो यहाँ पर 2 ही बच गए जो कि ऑक्टेट रूल को फॉलो करने वाले स्पेसीज। सो ये ऑप्शन हमारा करेक्ट नहीं है। BCl3 के बारे में हम लोग जानते हैं कि ये हाइपोवैलेंट कंपाउंड है, तो ये भी नहीं फॉलो करेगा। NO इज अगेन नॉट फॉलोइंग, NO2 इज अगेन नॉट फॉलोइंग, एंड दिस इज ऑल्सो हाइपरवैलेंट, तो ये ऑप्शन तो कहते ही नहीं हो सकता, ठीक है। और CO2 की बात डी ऑप्शन में चले जाएं, डी ऑप्शन में CO2 मॉलिक्यूल विल फॉलो द ऑक्टेट रूल, BCl3 विल नॉट फॉलो द ऑक्टेट रूल, O3 will follow the octet rule and C2H4 following the octet rule। तो इसमें भी 3 मॉलिक्यूल ऐसे हो गए जो ऑक्टेट फॉलो कर रहे हैं, तो हम लोग इसको डी को भी मार्क कर सकते हैं। जो फाइनल आंसर इस क्वेश्चन का ए एंड डी हो गया। करें स्टार्ट। ओके, इस क्वेश्चन के अंदर आपको VT ग्राफ दे रखा है और आपसे पूछा जा रहा है एंथैल्पी चेंज। ग्राफ से थोड़ा कंफ्यूज हो सकते हैं कि कौन सा पाथ लेना है या नहीं लेना है, पर हमें पता है कि एंथैल्पी इज ए स्टेट फंक्शन और स्टेट फंक्शन को पाथ से कोई फर्क नहीं पड़ता। विल डायरेक्टली स्ट्रेट फॉरवर्ड यूज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट डेल्टा एच, जो कि होता है डेल्टा एच इक्वल टू NCP डेल्टा टी। तो चलो करते हैं इसको सॉल्व। डेल्टा एच इज इक्वल टू NCP डेल्टा टी। यहाँ पर क्वेश्चन में आपको n दे रखा है, 5 मोल्स ऑफ द गैस इज गिवन। मोनोएटॉमिक गैस है वैसे 5 मोल्स ऑफ मोनोएटॉमिक गैस, बट मोनोएटॉमिक जो फैक्ट है उसको यूज करने की ऐसे जरूरत नहीं है, बिकॉज CV इज प्रोवाइडेड, CV इज 12 जूल पर केल्विन पर मोल, और हमें चाहिए CP। हमें पता है CV प्लस R इज CP, सो 12 प्लस 8.3 दैट CP। डेल्टा T डिफरेंस इन टेम्परेचर, वो ग्राफ से हमें क्लियर दिख रहा है, 415 एंड 335। 415 माइनस 335 विच इज 80, 415 माइनस 335। इसकी वैल्यूज अगर हम पुट करें तो हमें मिलेगा 5 इंटू 20.3 इंटू 80, इसे मल्टीप्लाई करके हम देखेंगे तो हमें मिलेगा 8120 जूल। दैट्स द आंसर टू दिस क्वेश्चन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट केमिकल काइनेटिक्स, और ये अधिकतर बच्चों का एक्चुअली करा हुआ ही क्वेश्चन होगा। इसमें आपको स्लो स्टेप दे रखी है ये, जिसमें कि आप लिखेंगे इसका RDS। इसमें एक प्रॉब्लम रहती है कि N2O2 इज़ वन ऑफ द इंटरमीडिएट्स, और इंटरमीडिएट के टर्म में कभी भी हमें रेट लॉ लिखना नहीं होता है। तो हम जो रेट लॉ लिखेंगे स्लो स्टेप का, उसमें हमें एलिमिनेट करना पड़ेगा दिस कॉन्सेंट्रेशन टर्म ऑफ इंटरमीडिएट बाय राइटिंग K इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन फॉर दिस इक्विलिब्रियम स्टेप गिवन ओवर हियर। चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। स्लो रिएक्शन है, रेट लॉ हो जाएगा R इज इक्वल टू K इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ N2O2
into H2. Now we have to eliminate this N2O2 from this expression क्योंकि वो एक इंटरमीडिएट है. फास्ट इक्विलिब्रियम आपको यहाँ दे रखा है. इस इक्विलिब्रियम के लिए हम लिख सकते हैं K इक्विलिब्रियम, एंड K इक्विलिब्रियम जो होगा वो होगा KF by KB which is K1 by K inverse या K minus 1. So K1 by K minus 1 is equal to प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन which is N2O2 divided by concentration of NO का स्क्वायर, that's 2NO दे रखा है तो इसका स्क्वायर हो जाएगा. And this gives me concentration of N2O2 is equal to K1 by K minus 1 into NO का स्क्वायर. इसको हम इक्वेशन 1 लेबल करके इसको इक्वेशन 2 लेबल कर देते हैं. And if we put this equation 2 in equation 1, what we get is R is equal to K into N2O2 की जगह K1 by K minus 1 NO स्क्वायर into H2. और अब जो ये रेट लॉ आया है ये आपको इन टर्म्स ऑफ रिएक्टेंट्स ही आया है. इन दोनों में अगर हम ऑर्डर निकाले टोटल ओवरऑल तो 2 + 1 द ऑर्डर इज 3 विच इज द एक्सेप्टेबल आंसर. दिस इज अगेन अ वेरी गुड क्वेश्चन फ्रॉम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जिसमें कि एसिटल्डिहाइड का रिएक्शन हम करवा रहे हैं. एसिटल्डिहाइड का रिएक्शन विद एक्सेस ऑफ फॉर्मल्डिहाइड HCHO, ये हमारे पास में एक्सेस में है और इसका रिएक्शन करवा रहे हैं इन कॉन्सेंट्रेटेड NaOH की प्रेजेंस में हीट कर रहे हैं. एंड दिस इज अ वेरी फेमस रिएक्शन जिसमें कि आप देखेंगे 3 स्टेप्स ऑफ अल्डोल एंड द लास्ट स्टेप बीइंग कैनिज़ारो. हमें जो प्रोडक्ट मिलेगा वो मिलेगा CH2OH होल 4 प्लस HCOO माइनस. हमें 2 प्रोडक्ट मिल गए. आगे पढ़ते हैं. इट गिव्स कंपाउंड P and Q. अभी ये नहीं पता कि इनमें से P कौन सा है और Q कौन सा है. कंपाउंड P डज नॉट गिव टॉलरेंस टेस्ट. इनमें से टॉलरेंस टेस्ट नहीं देने वाला है ये. एंड वेयर एज Q ऑन एसिडिफिकेशन गिव्स पॉजिटिव टॉलरेंस टेस्ट. इसको अगर एसिडिफाई कराओगे तो भी कुछ नहीं मिलना है, बट इसको एसिडिफाई करेंगे तो विल गेट फॉर्मिक एसिड जो कि टॉलरेंस टेस्ट आराम से देता है. दैट मीन्स कि ये है हमारा प्रोडक्ट Q एंड दिस वन इज प्रोडक्ट P. सो वी हैव गॉट प्रोडक्ट P एज वेल एज Q. Then treatment of P with excess of cyclohexanone in the presence of catalytic amount of P-toluene sulfonic acid PTSA gives product R. इस कंपाउंड के नाम से डरने की जरूरत नहीं. इट इज जस्ट प्रोवाइडिंग द एसिडिक मीडियम. सिंपल सा जो हम मास्किंग वाले रिएक्शन कराते हैं कार्बोनिल रिंग विथ ग्लाइकॉल, वैसा ही इसके अंदर मास्किंग जैसा रिएक्शन हो जाएगा. एंड व्हाट डू वी गेट हियर इज साइक्लोहेक्सेनॉन, और साइक्लोहेक्सेनॉन जो है वो एक्सेस में है. अब हर एक साइक्लोहेक्सेनॉन जो हमारे पास एंटिटी है, साइक्लोहेक्सेनॉन जो एंटिटी है, जैसे डबल बॉन्ड O है और हमारे पास में ये C और इस C पर एक COH ग्रुप ऐसा निकल रहा है, एक COH ग्रुप इधर ऐसे निकल रहा है. सिमिलरली एक OH हमारे पास में इधर है CNOH एंड अनदर CNNOH. साइक्लोहेक्सेनॉन हमारे पास में एक्सेस में है, हम उसका रिएक्शन इधर से भी करवा सकते हैं. तो हमें फाइनली जो कंपाउंड मिल जाएगा वो मिलेगा यहाँ से O, then another C, then another C, और फिर ये C यहाँ पे कनेक्टेड, then a C, another C, and O, फिर यहाँ पर हमारे पास ये साइक्लोहेक्सेन में ऐसे कनेक्ट हो जाएगा. द क्वेश्चन इज, ये प्रोडक्ट आ गया हमारे पास. सम ऑफ द नंबर ऑफ मेथाइलिन ग्रुप्स एंड ऑक्सीजन ग्रुप्स इन R. दिस कंपाउंड हियर इज R. हम इन्हें ऐड करके देखते हैं. मेथाइलिन ग्रुप 1 2 3 4 5 एंड यहाँ पर ये मेथाइलिन नहीं है. 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 and 18. 18 is the answer to this question. Now this question is from coordination compounds chapter. इस क्वेश्चन को जब हम पढ़ते हैं और इतने सारे कॉम्प्लेक्सेस देखते हैं तो दिमाग में आता है EAN, पर द क्वेश्चन इज वेरी सिंपल. EAN जैसा कुछ भी डिफिकल्ट हमें करने की जरूरत नहीं है. आइसो इलेक्ट्रॉनिक पूछा गया है. यू जस्ट हैव टू काउंट टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ऑल द स्पीशीज, और जिसमें टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसके बराबर होंगे वही अपना आंसर रहेगा. आप बहुत स्मार्टली इसमें देख सकते हैं कि CO कार्बन में है 6 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन में है 8 इलेक्ट्रॉन. एक CO के आने से अगर आप चेक करें इसके कंपैरिजन में तो 14 इलेक्ट्रॉन का फर्क पड़ता है. तो अगर हम इसको रेफरेंस पॉइंट ले लें
और अगर हम CO कम ज़्यादा करेंगे तो आपको दिख रहा 14 इलेक्ट्रॉन का फर्क आएगा। तो जिसमें भी CO इससे अलग होंगे, ज़्यादा होंगे या कम होंगे, तो इलेक्ट्रॉन्स का डिफरेंस बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो इसी बेसिस पे आप देखो कि CO6 वेनेडियम एटॉमिक नंबर में 2, 3, 4 का फर्क आने वाला है, पर CO में आप देखोगे CO के कम ज़्यादा होते ही 14 इलेक्ट्रॉन का फर्क आता है, जो कंपनसेट चार्ज से होने वाला नहीं है। बहुत कंफर्टेबली आप इन सब को हटा सकते हैं। आप चाहे तो पूरा कैलकुलेट कर सकते हैं, बट एग्जाम में अगर हमें फास्ट करना है तो जिसमें भी CO का डिफरेंस है आप उसे हटा दीजिए। सिर्फ ये एक ऑप्शन बचेगा जिसमें CO 4 है। और अब आपको सिर्फ देखना है निकल और हमारे पास क्रोमियम में कितने इलेक्ट्रॉन का फर्क है। क्रोमियम पे 4- एक्स्ट्रा 4 इलेक्ट्रॉन, क्रोमियम का एटॉमिक नंबर यहाँ दे रखा है, दैट इज 24। उसमें अगर हम 4 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ऐड करें तो निकल का एटॉमिक नंबर आता है 28। डेफिनेटली सिर्फ और सिर्फ ये इसके साथ आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। आंसर टू दिस क्वेश्चन इज 1। तो ये है एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसमें सीक्वेंस ऑफ रिएक्शंस दे रखा है और इसमें आगे जाके हमें इसमें मोल कॉन्सेप्ट की कैलकुलेशंस भी करनी है। चलिए देखते हैं इसको स्टेप बाय स्टेप। पहले आपको ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड दिया हुआ है उसमें आप Hg2+ और H3O+ कर रहे हो। मर्क्यूरिक सॉल्ट विद अल्काइन इन एसिडिक मीडियम, हमको पता है यहाँ पर डबल बॉन्ड O इंटरनल साइड में लग जाएगा, कुछ रो रिएक्शन हो गया। देन नेक्स्ट स्टेप इज ZnHgHCl, बहुत ही आसान है, देयर इज क्लेमेंसन रिडक्शन हियर, तो ये डबल बॉन्ड O यहाँ से चले जाएगा। एंड व्हाट वी गेट इज यहाँ पे हमारे पास एक CH2 ग्रुप और आ जाएगा, एक CH2 यहाँ पर आ जाएगा जिसके पीछे टेल में लगा हुआ है H, राइट। अब उसके बाद H3O+ डेल्टा हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर हो जाएगा और हमें मिल जाएगा यहाँ पे COOH। तो जो प्रोडक्ट P हमें मिलने वाला है वो है CH3 CH2, CH2 ऑलरेडी 15 थे, एक और आ गया तो CH2 16 हो जाएगा। एंड देन वी हैव COOH, दिस इज योर प्रोडक्ट P। इस प्रोडक्ट P का रिएक्शन करवाया गया है ग्लिसरॉल के साथ में, विच इज अ ट्राईऑल। एंड ये रिएक्शन हो रहा है एसिड कैटेलाइज्ड मीडियम में, मतलब हमें मिलेगा एस्टर। सो ट्राईऑल से मिलेगा हमें ट्राई एस्टर। तो रिएक्शन जो मिलेगा हमें ग्लिसरॉल के साथ में वो मिलेगा CH2O, यहाँ पे CH2 और इधर हमारे पास वैलेंसी हो जाएगी CO और पीछे इसकी टेल आ जाएगी CH2 16 एंड CH3। फिर यहाँ पर OCO CH2 16 एंड CH3 and OCO CH2 16 and CH3, this is your product Q। आगे ऐसा बता रहे हैं कि इस प्रोडक्ट Q का आपने NaOH के साथ, एक्सेस NaOH के साथ रिएक्शन कराया जो कि है सपोनिफिकेशन, जिसमें कि ये फिर से अल्कोहल और एसिड के एसीटेट आयंस में टूट जाएगा। इन द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम आयंस, ये जो एसीटेट आयंस आएंगे हमारे पास में वो उसके साथ कंपाउंड बना लेंगे और वही कंपाउंड कहलाएगा R। तो जो हमें R मिलने वाला है, R हो जाएगा CH3 CH2 16 COO होल ट्वाइस Ca। क्वेश्चन यहाँ पर अब आप मोल कंसेप्ट वाला कॉन्सेप्ट लगाने पड़ेंगे, स्टोइकियोमेट्री एटसेट्रा। ऑर्गेनिक यहाँ पे खत्म हो गया, फिजिकल केमिस्ट्री का पोर्शन आ गया इसके अंदर। स्टार्टिंग विद 1 मोल ऑफ Q, तो ये है हमारे पास 1 मोल और इस 1 मोल से R का कितना मोल बना है वो ना पूछ के इसका पूरा वेट पूछा है, तो पहले मोल निकालते हैं। बेस्ड ऑन द स्टोइकियोमेट्री वी कैन सी दैट देयर आर 3 सच ग्रुप COO COO COO। इसके एक मोल में ऐसे 3 ग्रुप है और R का अगर एक मोल हम देखेंगे तो उसके अंदर ऐसे 2 ग्रुप आने हैं। बाय स्टोइकियोमेट्रिक बैलेंसिंग हम आराम से देख सकते हैं कि इसके मोल से इसका 1.5 मोल बनेगा। सो R जो प्रोड्यूस होगा वो होगा 1.5 मोल। अब हमें इसका मोलर मास निकाल के 1.5 से मल्टीप्लाई करना है। इसका मोलर मास अगर हम कैलकुलेट करें तो विल सी दैट टोटल कार्बन जो हो रहे हैं इसके अंदर आप देखेंगे 16 एंड 17 एंड 18, तो C18। H कैलकुलेट करेंगे H35 आ जाएगा हमारे पास में, 32 + 3 35। देन वी हैव O2, दिस इज होल ट्वाइस और Ca। ये मॉलिक्यूलर फार्मूला हो गया हमारे पास में। इसका मोलर मास निकालेंगे तो हमें मिलेगा 2 टाइम्स ऑफ दिस थिंग और ये हो जाएगा 18 × 12 प्लस हाइड्रोजन है 35 × 1। देन वी हैव 2 ऑक्सीजन्स हियर, सो 2 × 16 प्लस कैल्शियम दैट इज 40। इसका अगर हम मोलर मास कैलकुलेट करेंगे तो व्हाट डू वी गेट? वी गेट 606, 606 इसका मोलर मास आ गया है। बट स्टिल दिस इज नॉट द आंसर। इसका ये 1 मोल का मास है, हमें 1.5 मोल का प्रोडक्ट ऑब्टेन चाहिए। So 606, your answer is 606 multiplied by 1.5
which gives me 909 ग्राम इज योर फाइनल आंसर। आप 909 ग्राम यहाँ पर पुट करेंगे और मास लेके चले जाएंगे। दिस इज द सॉल्यूशन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 13। इसमें बोला है अमंग द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्सेस द टोटल नंबर ऑफ डायामैग्नेटिक स्पीसीज। आपको कमेंट करना है कि इनमें से डायामैग्नेटिक स्पीसीज कौन कौन सी। स्पीसीज आपको दे रखी है, ये भी आसान क्वेश्चन है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का। अगर आपको सिर्फ चार्ज कैलकुलेट करना, ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करना और बैक पेयरिंग का आइडिया है, आप बहुत आसानी से इस पे कमेंट कर सकते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है कि MnNH3 6 3+ और ये जो आपको कंपाउंड्स दिए हुए हैं, इनमें से आपको कमेंट करना डायमैग्नेटिक स्पीसीज पे। हमें पता है, अगर मुझे 1 बाय 1 सबके लिए चेक कर लेता हूं, अगर मुझे किसी भी कंपाउंड के लिए डायमैग्नेटिक का पता करना है तो उसका मेटल Mn और उसका ऑक्सीडेशन नंबर सबसे पहले कैलकुलेट कर लेना है। यहाँ NH3 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में, दैट्स व्हाई Mn पे +3 चार्ज आ जाएगा। अब Mn+3 की जो कॉन्फ़िगरेशन होगी, आपको पता है Mn की कॉन्फ़िगरेशन होती है D5S1। तो Mn+3 अगर मैं बनाऊंगा तो क्या ये D3 बन जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन S से निकालेंगे और 2 इलेक्ट्रॉन D से निकालेंगे, तो क्या बन जाएगा ये D3। अब देखिए आगे आपको बनाने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि भले ही बैक पेयरिंग हो या ना हो, अगर इसमें ओड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं दैट मींस अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो बचेगा ही। अगर D3 सिस्टम आ रहा है, D5 सिस्टम आ रहा है, D7 D9 सिस्टम आ रहा है, बैक पेयरिंग करवा भी दोगे तो भी कभी वो डायमैग्नेटिक बन ही नहीं सकता। बनेगा वो कैसा, हमेशा पैरामैग्नेटिक। तो पहला वाला मुझे पता चल गया डायरेक्ट कैसा बन रहा है, पैरामैग्नेटिक बन रहा है। ऐसे ही दूसरा MnCl6, इसमें Cl पे -1 चार्ज होगा, इसमें NH3 पे 0 था, इसमें Cl पे -1 होगा, ओवरऑल चार्ज -3 है। तो Mn की दूसरे वाले में भी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आ गई, Mn+3 बन जाएगा। अब Mn+3 अगर बन रहा है तो सेम इसमें तो सर चेंज ही नहीं करना हमें कुछ, ये भी कैसा हो गया, पैरामैग्नेटिक हो गया, Mn+3 आ रहा है। तीसरे वाले में Fe(F6-3), फ्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट -1 और फ्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट -1 है, तो आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट यहां भी कितनी हो गई, +3 हो गई। आयरन की कॉन्फ़िगरेशन होती है D6H2। अब D6H2 में से अगर आपने 3 इलेक्ट्रॉन माइनस कर दिए तो 2 इलेक्ट्रॉन S के चले जाएंगे और ये क्या बच गया, D5। क्या मुझे बना के देखने की जरूरत है, क्या बैक पेयरिंग करने की जरूरत है, सोचना ही नहीं है, क्योंकि सर D5 सिस्टम आ रहा है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो इसमें होगा ही होगा, और अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा तो कैसा हो जाएगा, ये भी पैरामैग्नेटिक हो गया। नेक्स्ट, तो ये भी पैरामैग्नेटिक, ये भी पैरामैग्नेटिक, ये भी पैरामैग्नेटिक, कोई आंसर नहीं है अब तक हमारा। COF6-3 कोबाल्ट दिया हुआ है, इसमें मुझे -3 मतलब इसमें -1 और इसमें -1 हो गया तो टोटल -6 हो गया। कोबाल्ट पे चार्ज कितना आ गया, कोबाल्ट भी +3 आ गया। कोबाल्ट की कॉन्फ़िगरेशन होती है D7H2। अब D7H2 में अगर आप कोबाल्ट को करवाएंगे +3 चार्ज निकालते ही कोबाल्ट क्या बच गया, कोबाल्ट D6 बच गया। मतलब कोबाल्ट में डायमैग्नेटिक होने की संभावना है अगर इसमें बैक पेयरिंग हो गई तो। लेकिन कोबाल्ट +3 आया, D6 कॉन्फ़िगरेशन आई, हम इस वाले को चेक कर रहे हैं, कोबाल्ट +3 में D6 कॉन्फ़िगरेशन आई और साथ में फ्लोरीन लिगेंड ले रखा है आपने। और हमें पता है फ्लोरीन कैसा लिगेंड होगा, वीक फील्ड लिगेंड या स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। फ्लोरीन इज वीक फील्ड लिगेंड और वीक फील्ड लिगेंड बैक पेयरिंग नहीं कर रहा। अगर ये बैक पेयरिंग नहीं करेगा तो कोबाल्ट +3 में इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होने के बाद भी बैक पेयरिंग नहीं हो पाएगी और इसमें 6 के 6 इलेक्ट्रॉन जो है वो वैसे ही प्रेजेंट होंगे, एक पेयर होगा, 4 अनपेयर रहेंगे। कैसा आ जाएगा, ये भी पैरामैग्नेटिक आ जाएगा। नेक्स्ट दे रखा है मुझे FeNH3+3। अब NH3 का तो यहाँ पे 0 है, तो यहाँ पे आयरन पे कितना चार्ज आ गया, +3, सेम वापस बन गया। बहुत ज्यादा सोचिए, आपको दिमाग लगाना ही नहीं है, डायरेक्ट बस अगर आप